गुर्दा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पेश आती है? पेशेंट की किडनी इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि जिसमें डायलिसिस के बगैर या ट्रांसप्लांट के बगैर इसकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। डायलिसिस जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी जो उसकी मेडिकल कंडीशन है। किसी को बहुत लंबे अरसे से शुगर रही है, ब्लड प्रेशर रहा है, तो उसके गुर्दों के साथ साथ उसका जो दिल भी है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। यंग पेशेंट होते हैं जिनके अर्ली एज में डायलिसिस शुरू हुए होते हैं, वो 15 से 20 साल या उससे ज़्यादा भी सर्वाइव करते हैं। कौन सी इलामात हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? कुछ ना कुछ वो आपको कोई सिग्नल दे देती है बीमारी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे अहम वजह है जो गुर्दे को कमज़ोर करती है, गुर्दे की बीमारी की वजह बनती है, वो शुगर है। कौन से अफराद जो है क्या सिर्फ रिश्तेदार ही गुर्दा अतिया कर सकते हैं या कोई और आम शख्स भी कोई गुर्दा अतिया कर सकता है? माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, शरीके हयात हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं। ये मोस्टली जो है ये रिलेशन जो है इनके लिए ईजी है कि गुर्दा वो ईजिली ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। गुर्दा अतिया करने के बाद उस शख्स की ज़िंदगी मुतासिर होती है या नहीं होती और वो अपनी ज़िंदगी कितने अरसे तक जो है ना बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद सईद। MMTC पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से बड़ी ही अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज के जो मेरे गेस्ट हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं मियाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर शहबाज परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब काइंडली ये बताइएगा कि गुर्दा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पेश आती है? जी, थोड़ा-सा मैं बताता हूँ कि गुर्दा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उस वक़्त महसूस आती है जब पेशेंट की किडनी इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि जिसमें डायलिसिस के बगैर या ट्रांसप्लांट के बगैर उसकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें ट्रांसप्लांट हम 2 सूरतों में करते हैं, जब पेशेंट के गुर्दे का फंक्शन 15% से नीचे आ जाता है और वो कुछ लाइकली जैसे अगर मैं इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करूँ तो गुर्दे की फेलियर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट किडनी डिजीज़ होता है और एक सीकेडी होता है। ट्रांसप्लांट बेसिकली सीकेडी के पेशेंट में किया जाता है जब उसका गुर्दा 15% से कम काम कर रहा होता है, उसको 3 सीकेडी माह से और क्रॉनिक किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक हो उससे मुराद ये है कि अगर 3 माह से ज़्यादा का अरसा किसी के गुर्दे का फंक्शन कम रहता है तो उसको हम सीकेडी कहते हैं। मैं आम अल्फाज में बात कर रहा ठीक हूँ। और जब उसके गुर्दे के फंक्शन को हम कैटेगराइज़ करते हैं और जब वो 15% से नीचे आ जाता है तो उसको हम सीकेडी 5 कहते हैं। मतलब ऐसा गुर्दे का मर्ज जिसमें गुर्दा बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसमें हम 2 ऑप्शंस होते हैं, एक डायलिसिस का ऑप्शन है अगर, और या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, तो इन दोनों में से किसी एक को अवेल कर सकते हैं पेशेंट। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब लोग कब तक जो है वो डायलिसिस करवा सकते हैं? डायलिसिस जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी जो उसकी मेडिकल कंडीशन है। किसी को बहुत लंबे अरसे से शुगर रही है, ब्लड प्रेशर रहा है, तो उसके गुर्दों के साथ साथ उसका जो दिल भी है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब वो दिल कमज़ोर होता है, जो गुर्दे के अमराज में जो सबसे गुर्दे के पेशेंट्स में जो मवाद की बुनियादी वजह होती है वो हार्ट अटैक्स का होता है। तो रूटीन में देखा गया है कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, डिफरेंट डाटा डिफरेंट चीज़ें बताता है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा है, कुछ जो पेशेंट हैं जो यंग पेशेंट होते हैं जिनके अर्ली एज में डायलिसिस शुरू हुए होते हैं, वो 15 से 20 साल या उससे ज़्यादा भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं और जब उनको डायलिसिस का कहा जाता है तो वो डायलिसिस के लिए नहीं मान रहे होते, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। तो हमने देखा है कि मैंने खुद बल्कि एक स्टडी की थी हॉस्पिटल में, हमने एक स्टडी की जिसमें हमने 1 साल में देखा कि कितने पेशेंट्स में जो है वो डेथ हो जाती है डायलिसिस के पेशेंट में। तो उसमें हमारे 120 पेशेंट्स में से सिर्फ 1 साल के बाद 80 पेशेंट सर्वाइव किए। अराउंड समझ 25% के करीब पेशेंट जो है पहले साल में उनकी डेथ हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक अमूमी तासुर कह लीजिए बहैसियत पाकिस्तानी, बुनियादी जो अलामात होती हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पहले तो हम गुर्दों की इस अलामात के हवाले से बात थोड़ी सी कर लें कि वो कौन सी अलामात हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। गुर्दे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बहुत कम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त पता चलता है जब गुर्दे बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो आपको कोई सिग्नल दे देती है बीमारी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे अहम वजह है जो गुर्दे को कमज़ोर करती है, गुर्दे की बीमारी की वजह बनती है, वो शुगर है। शुगर के पेशेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब पेशाब में झाग आना शुरू हो जाती है। तो पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग का आना, पाँव में सोजिश का आ जाना, ये गुर्दे की मोस्ट ऑफ द टाइम इब्तदाई अलामात में से आप कह लें कि होती है। ठीक। जब गुर्दे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर पेशेंट को भूख नहीं लगती, उल्टियाँ आती हैं, नींद नहीं आती, जिससे में खारिश होती है
और जो है पेशेंट के जिस्म में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, उसको जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, सांस खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक। पेशाब कम आना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की अलामत, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट का सिंपल जो है भूख नहीं लगती, उल्टियाँ आ रही हैं, जब वो टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि गुर्दे बहुत ज़्यादा उसके कमज़ोर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली पेशेंट जो शुगर के हैं या ब्लड प्रेशर के हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर वो टेस्ट नॉर्मल भी आते हैं तो उसको साल भर रिपीट करवाएं, और इसके साथ साथ जो है अपने शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ताकि गुर्दे की जो बीमारी की प्रोग्रेशन है, जिसको हम कहते हैं कि मजीद खराबी की तरफ जाने के अमल को कम से कम जो है उसकी रफ्तार को कम से कम किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब हम बात करते हैं गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से कि गुर्दा जो अतिया करने के हवाले से हम बात करते हैं कि कौन से अफराद जो है क्या सिर्फ रिश्तेदार ही गुर्दा अतिया कर सकते हैं या कोई और आम शख्स भी कोई गुर्दा अतिया कर सकता है? जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान के कानून का पता होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में क्या कानून क्या कहता है। पाकिस्तान में एक अदारा है पी-होटा, जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से हो। ठीक। अब उसमें जो आपका क्वेश्चन है कि डोनर कौन हो सकता है, तो डोनर जो है वो खूनी रिश्तेदार हो सकता है, ब्लड रिलेशन उसके साथ होना ज़रूरी है। माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, शरीके हयात हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं। ये मोस्टली जो है ये रिलेशन जो है इनके लिए ईजी है कि गुर्दा वो ईजिली ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन अगर डोनर जो है बहुत करीबी रिश्तेदारों में नहीं है, तो जो दूर के रिश्तेदार हैं जैसे कजन्स हो सकते हैं या कोई चाचा फूफो है, तो वो भी गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को वो जो गुर्दा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले एक खबर जो है ना नज़र से गुजरी थी, तो उसमें पी होटा का ये जो कवानीन थे उसमें थोड़ा सा उन्होंने मज़ीद उसमें नरमी वाला बर्ताव रखा और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो आपके इन लॉज हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि इन लॉज में भी जो है ना आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो जो इसमें फिर मज़ीद चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो ये होता है कि उस पे फिर एक कमेटी होती है पी-होटा की, जो कि इस चीज़ को देखती है कि क्या आया वो वाक़ई उनके रिश्तेदार हैं कि नहीं। उसको मतलब पहले से उसको पहले वेरीफ़ाई करते हैं, उसकी तस्दीक की जाती है, उसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है, उसके बाद ही वो गुर्दा दे सकते हैं। ठीक हो गया। और ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि गुर्दा अतिया करने के बाद उस शख्स की ज़िंदगी मुतासिर होती है या नहीं होती, और वो अपनी ज़िंदगी कितने अरसे तक जो है ना बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकता है? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी का भी हम गुर्दा जो डोनेट करता है, जिसको हम डोनर कहते हैं बेसिकली, डोनर जी। को ऐसे नहीं है कि डोनर का गुर्दा पकड़ा और उसमें किसी में लगा दिया गया, ऐसा नहीं होता। उसमें प्रॉपर उसके टेस्ट होते हैं, उसकी फिजिकल असेसमेंट देखी जाती है, डोनर को देखा जाता है कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए। जब डोनर जो मेडिकली फिट है और वो गुर्दा डोनेट करता है, तो उसमें उसमें रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता। बल्कि मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। उसमें उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्होंने गुर्दा डोनेट किया होता है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भी केयर करने वाले हैं। तो जो बंदा दूसरों की केयर करता है वो अपनी भी केयर करता है। और दूसरा, जब वो आप गुर्दा डोनेट करते हैं तो वो आम बंदे की निस्बत वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपनी डाइट के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपने डॉक्टर मॉलिज के पास जाता है। वो उन लोगों में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, जिन लोगों ने गुर्दा डोनेट नहीं किया होता। जी। तो एक और जो बहुत कॉमन चीज़ है जो कि ये समझी जाती है, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो साथ डोनर भी आता है, और डोनर का पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि क्या मुझे भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी सारी ज़िंदगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो गुर्दा डोनेट करता है उसके बाद कुछ 4-5 दिन के लिए जो उसको पेन किलर्स हैं या एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, वो शादी भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं, वो अपने काम पे भी जाता है, और आम बंदे की निस्बत उसमें गुर्दे के फेल होने के इम्कानात ज़्यादा नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब गुर्दा मैच करने का अमल क्या होता है, और ब्लड ग्रुप का मैच होना, और फिर टिश्यू मैचिंग क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है? जी, बिल्कुल। इसमें जब भी हम किसी का भी ये जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें डोनर मैंने जैसे बताया कि उसकी भी असेसमेंट की जाती है, और जिसने गुर्दा रिसीव करना है उसकी भी असेसमेंट की जाती है। तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि क्योंकि एक किसी दूसरे इंसान का गुर्दा जो है वो किसी की अपनी बॉडी में लगना है, तो उसके रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस्म उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो उसकी कोशिश होगी कि ये बाहर से एक चीज़ आई है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, या उसके जो टिश्यू हैं, सेल हैं जो गुर्दे में दाखिल किए, उस गुर्दे के अगेंस्ट अमल करेंगे। उसको रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपने बात की ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो इसी तरह वो किसी को भी किडनी दे सकता है, किसी भी अच्छा ब्लड जो ग्रुप वाले ओ वाला जो है। ओ पॉजिटिव और जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का अगर ए बी ग्रुप है तो वो किसी का भी गुर्दा ले सकता है।
अच्छा। ये एक चीज़ है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का इशू नहीं होता। फिर टिश्यू ओके। मैचिंग के जो टेस्ट किए जाते हैं, उसका बुनियादी मकसद भी ये होता है कि वो टिश्यू से इतना मैच किया अच्छा मैच हो ताकि रिजेक्शन के चांसेस ना हो। ये ना हो कि गुर्दा लगे और उसकी कुव्वत मुदाफ़लत उस गुर्दे को कबूल ना करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब जो गुर्दा वगैरह जब इंसान के जिस्म में चला जाता है, ये लग जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो कितने अरसे तक जो है ना वो उसको मेडिसिन जो है ना वो लेनी होती है? जी, जब तक गुर्दा उसके जिस्म के अंदर है, मेडिसिन उसको जो है लॉन्ग टर्म में चलती रहेगी। जब तक वो चलती रहेगी। गुर्दा उसकी बॉडी का हिस्सा है और उसका पार्ट है, वो मेडिसिन चलती रहेगी। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब अगर फैमिली में मसलन अगर किसी का गुर्दा मैच नहीं करता, तो कोई जदीद ऐसे साइंस के तरीकाकार कोई हैं कि उनको जो है ना वो किया जा सके बिल्कुल मैनेज? ऐसे ही है, क्योंकि हम मोस्टली जो हमारी कोशिश होती है वो यही है कि ब्लड ग्रुप जिसका मैच हुआ हो और जिसमें टिश्यू मैच हुआ हो प्रॉपर उसी का किया जाता है। लेकिन जिन लोगों में टिश्यू मैच नहीं कर रहा उसमें भी जदीद अद्वियात मौजूद हैं जिसमें जिनको यूज़ करते हुए उसके गुर्दे को बचाया जा सकता है। और इसके अलावा एक और जो रिसेंटली एक एडवांसमेंट हुई है जो पाकिस्तान के कानून में हुई है वो ये है कि इसमें स्वैप का एक ऑप्शन यूज़ किया जाता है। अगर डोनर एक ऐसा मौजूद है जो कि गुर्दा देना चाहता है लेकिन उसका टिश्यू मैचिंग की वजह से या ब्लड ग्रुप की वजह से मैच नहीं कर सकता तो दूसरे किसी पेशेंट को वो दे सकते हैं और उसका डोनर जो है वो उसको दे सकते हैं। तो आप इसमें वो जो है वो समझ लें कि स्वैप कर सकते हैं कानूनी तौर पे पी होटा की मंजूरी के बाद। डॉक्टर साहब ऑपरेशन से पहले गुर्दा डोनेट करने वाले साहब और जिनको गुर्दा लग रहा है, इन दोनों के कौन से बुनियादी टेस्ट किए जाते हैं? जी, इसमें ये है कि जो डोनर है उसने मैंने जैसे पहले भी हमने इसमें पॉडकास्ट के शुरू में बात की है कि उसका फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको खुद से कोई गुर्दे की बीमारी ना हो हम्म। और उसके लिए हम उसके बुनियादी टेस्ट जो हैं आरएफटी है, पेशाब के टेस्ट हैं वो करते हैं कि उसके यूरिन में प्रोटीन नहीं आनी चाहिए, उसके गुर्दे सेहतमंद होने चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि उसके गुर्दे ठीक हों डोनर के, उसको कोई हार्ट की बीमारी ना हो, उसका दिल कमज़ोर ना हो, उसको जिगर की बीमारी ना हो, उसको शुगर ना हो। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल्ड हो उसका, उसको कोई अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह ना हो। अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हम डोनर को अनफिट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो टेस्ट उसने वो गुर्दा नहीं दे सकता। ठीक हो। तो इसका मतलब है हमें डोनर की वो तमाम चीज़ें जिसमें दिल के टेस्ट होंगे, उसके जिगर के टेस्ट होंगे, गुर्दे के टेस्ट होंगे, उसका अल्ट्रासाउंड होगा, उसका डीटीपी स्कैन जिसमें गुर्दे दोनों गुर्दों के फंक्शन को देखा जाएगा, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। इस तरह जो रिसिपिएंट है जिसने गुर्दा रिसीव करना है उसकी भी फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। हर बंदा जो डायलिसिस करवा रहा है वो फिट नहीं होता क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल बहुत कमज़ोर है, जिसको जिगर की बीमारी भी साथ बिल्कुल जी। चली आ रही है और उसका जिगर इतना कमज़ोर है कि उसमें फिर गुर्दा और जिगर दोनों की ट्रांसप्लांटेशन सेम टाइम करनी पड़ती है। इस तरह ये देखा जाता है कि पेशेंट को जो है टीबी ना हो, एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, डोनर को भी ना हो, रिसिपिएंट को भी ना हो, उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है उसको किए जाते हैं। इसके साथ जैसे आपने शुरू में हमने बात की है कि ब्लड ग्रुप उसका सबसे पहले देखना है, टिश्यू मैचिंग करनी है। ठीक। तो ये सारे बुनियादी टेस्ट हैं जो कि हम डोनर और ठीक। रिसिपिएंट दोनों के ठीक। करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन जो है गुर्दे का कितना पेचीदा और कितना तवील होता है, और ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन तक जो है ना मरीज को हॉस्पिटल में रहना होता है, बल्कि दोनों? जी, इसमें ये है कि डेफ़िनेटली एक गुर्दे का जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, डोनर को भी, रिसिपिएंट को भी। और इसमें जो टाइम है वो डिपेंड करता है लेकिन रफ़ली आप कह लें कि 1 घंटे से 2-3 घंटे तक का अमल होता है ये। जिसमें डोनर का गुर्दा निकाला जाता है, उसके बाद रिसिपिएंट को लगाया जाता है। तो अराउंड 3-4 आवर्स का ये टोटल टाइम होता है। जब गुर्दा जो है वो डोनर जो है उसका निकाल लिया जाता है, रिसिपिएंट को लगा दिया जाता है, तो दोनों पेशेंट ही जो हैं, दोनों लोग आईसीयू में आ जाते हैं। डोनर क्योंकि रफ़ली सेहतमंद होता है, बेहतर होता है, तो वो लाइकली 3 से 4 दिन के अंदर उसका डिस्चार्ज वो हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि कुछ अर्सा वो मेडिसिन यूज़ करेगा, पेन किलर्स 4-5 डेज़ के लिए। उसके बाद वो टोटली जो है वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो रिसिपिएंट है जिसके डायलिसिस हो रहे थे या जो गुर्दे का ऐसा पेशेंट जिसके गुर्दे बहुत कमज़ोर थे उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो भी आईसीयू में आएगा, वो भी आईसीयू में उसका स्टे थोड़ा लंबा होगा। यहाँ पे इफ्तिखार साहब मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ कि एक ऐसा पेशेंट जो कि जिसको गुर्दा लग गया उसको यूरिन नहीं आ रहा होता। जब डायलिसिस उसके हो रहे होते हैं तो कई दफ़ा पेशाब बहुत कम आ रहा होता है या बिल्कुल नहीं आ रहा, तो जैसे ही उसको गुर्दा लगता है एकदम से उसकी बॉडी जो है वो लीटर्स में यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है 1 घंटे के अंदर। अच्छा। 1 घंटे में बहुत सा यूरिन आना शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर क्या ज़रूरत होती है कि आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। उसमें हम उसके पानी की और नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, उसके वक्तन फ़क्तन टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका बार-बार मुआयना कर रहे होते हैं,
उसे पानी की ड्रिप्स लग रही होती हैं, नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप्स लग रही होती हैं, जी। उसके पेशाब को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये अमल तकरीबन 3-4 दिन आईसीयू में ही चलता है, साथ साथ उसके टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद वो पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है और लाइकली मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में आया फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है रिसिपिएंट भी जो है वो घर में चला जाता है। और उसके बाद जो उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर में, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ उसकी ज़रूरत होती है वो ये है कि वो डॉक्टर के साथ इन टच रहता है, फॉलोअप में रहता है। इनिशियल के जो फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं उसमें उसको कई दफ़ा हफ्ते में दो दफ़ा आना पड़ता है हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, या हफ्ते में एक दफ़ा आना पड़ता है। उसके बाद जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, 8 मंथ्स कह लें, उसमें हर मंथ में वो एक दफ़ा चेक करवाता है। और जब वो स्टेबल हो जाता है तो साल के बाद उसको 2 से 3 माह के अंदर अपने बाकी टेस्ट, ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो करवा के जो अपना फिजिशियन होता है, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, उसको दिखाना होता है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद यानी ये जो एक अरसा आप बता रहे हैं कितने अरसे तक उसको, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी में गुजार सकते हैं। देखिए जो रिसिपिएंट है उसको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके एक तो ये है कि जो उसकी अद्वियात हैं उसने वो लॉन्ग टर्म में लेनी है, जब तक उसका डॉक्टर उसको कम नहीं करता जी। या बंद नहीं करता, उसको लेनी पड़ती हैं दवाइयाँ, बंद नहीं होती, चलती रहती हैं, थ्रू आउट चलती रहती throughout हैं। चलती रहती जी। हैं। उसको उसमें बेकायदगी से लेनी है, अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखना है। और क्योंकि उसको ऐसी अद्वियात मिल रही होती हैं जो कि उसके कुर्ते मुदाफ़त को कमज़ोर करती हैं, तो वो आम बंदे की निस्बत उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी इन्फेक्शन से बचने के लिए। उस इन्फेक्शन से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि वो अपने हैंड को वॉश करे, बार-बार हाथों की सफाई रखे, साफ-सुथरी सुथरा खाना खाए, हजूम से बचे, ऐसी जगह से बचे जहाँ पे पेशेंट मौजूद हैं, अपने आप को उन एरिया से थोड़ा दूर रखे और मास्क वगैरह यूज़ करे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। जब हम उसको अद्वियात देते हैं तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम करने के साथ-साथ हम उसको ऐसी अद्वियात भी देते हैं, खासतौर पर शुरू के 6 महीने, जिसमें उसको बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वायरस से की इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और साथ में जो है एंटी फंगल मेडिकेशन जो कि फंगस के अटैक्स को बचाने के लिए अद्वियात भी साथ चल रही होती हैं। जी। तो पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जब इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगा तो उसके गुर्दे की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है इससे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, काइंडली ये बताइएगा कि एक गुर्दे की औसत उम्र जो है वो ट्रांसप्लांट होने के बाद कितनी होती है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने शुरू में बताया कि जब प्रॉपर गुर्दे की केयर करता है पेशेंट भी और मेडिकेशन का प्रॉपर यूज़ करता है, डॉक्टर के साथ फॉलो पे रहता है और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाता है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस गुर्दे की औसत उम्र बढ़ जाती है। औसत उम्र जो है रूटीन में देखा गया है कि वो 10 से 25 साल के दरमियान होती है। माशा हाँ जी, और अगर इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करेंगे तो ये इतना लंबा अर्सा गुर्दा चलता रहता है। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका ट्रांसप्लांट अगर वो गुर्दा जिस्म में फिट नहीं बैठता या फिर किसी ऐसी बेहतियाती की वजह से जो है वो गुर्दा काम करना दोबारा छोड़ देता, तो क्या वो मरीज वापस डायलिसिस पे जा सकते हैं? क्या उसकी जो जी है? देखिए, अगर पेशेंट प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ नहीं करता या प्रॉपर फॉलोअप में नहीं रहता, या अगर उसका कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब गुर्दे की जो पहले की बीमारी होती है जो उसको पहले तंग कर रही थी, जिसमें कुछ बीमारियां होती हैं गुर्दे में सोजिश पैदा कर रही होती हैं, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम कहते हैं, वो कई दफ़ा दोबारा से गुर्दे को जो नया गुर्दा आता है उसको भी अटैक करना शुरू कर देती हैं और वो गुर्दा कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि उसका अपना एक लाइफ स्पैन है, तो जब वो गुर्दा कमज़ोर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिनिन जब बढ़ना शुरू होती है, तो ये है कि जब शुरू में एकदम से वो कोई जंप आता है या कोई इस तरह का मसला आता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट, हम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हम उसमें उसकी किडनी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसकी किडनी की बायोप्सी करते हैं, उसमें देखते हैं कि गुर्दे के अंदर कितनी जान है या गुर्दे में क्या मसला चल रहा है, तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। रिजेक्शन का भी इलाज मौजूद है, प्लाज्मा फ्रीसिस होते हैं, एटीजी है, कुछ महंगे इंजेक्शन है, उसके साथ गुर्दे को दोबारा से फंक्शनल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब खुदा ना खास्ता गुर्दा बिल्कुल निकाड़ा हो जाता है या वो काम नहीं कर सकता, तो फिर उसके उस हवाले से ये है कि दोबारा से उसको ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा सकते हैं, जिसको सेकंड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो सेकंड ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या अगर वो पेशेंट ट्रांसप्लांट दोबारा नहीं करवाना चाहता तो वो दोबारा डायलिसिस की तरफ भी रोजाना सांस का जब गुर्दा कमजोर हो जाता है तो वो जा सकते हैं और डायलिसिस उसके हो सकते हैं बाद में भी अगर जरूरत पड़ती है, या अगर ट्रांसप्लांट की सेकंड ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिर में ये सवाल होना भी चाहिए कि हमारे माशरे में, बिलखसूस पाकिस्तानी माशरे के अंदर आगाही नहीं है। लोग गुर्दा डोनेट करते हुए बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं और ख़ास तौर पे यानी ज़ाहिर बात है जो कानूनी हमारे रास्ते हैं उसके मुताबिक भी लोग अपने बहन भाई या माँ बाप अपने बच्चों में, माँ तो कर देती है लेकिन कोई और रिश्ता जो है ना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता है। तो इस पर सर आप क्या कहें? बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे आज की जो पॉडकास्ट है उसमें भी हमने इसी बारे में बात की कि डोनर जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो जेहन में ये आता है कि क्या डोनर को तो नहीं नुकसान होगा, क्या वो भी
जो कॉमन चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि डोनर भी क्या सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। और डोनर को कोई इसका रिस्क जो है वो आम बंदे की निस्बत जिसने गुर्दा डोनेट नहीं किया होता उसमें उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो डोनर जिसका एक गुर्दा है उसको रिस्क ज़्यादा होगा गुर्दे की खराबी का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके सेम रिस्क है ऐसे आदमी के जिसके 2 नॉर्मल गुर्दे हैं, उसमें भी उतना ही रिस्क है जितना डोनर को रिस्क है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अवेयरनेस की है। उनमें लोगों में ये आगाही पैदा करना ज़रूरी है कि डोनर की ज़िंदगी को खतरा नहीं होता, वो बल्कि उसका देखें फ़ायदा ये है कि आपके घर के एक फैमिली मेम्बर जो है जो मुतासिर हुआ है, जिसका जो कमाता भी था पहले, अब वो आपके ऊपर एक थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, उसकी वजह से आपको हफ्ते में 2-3 दफ़ा आना पड़ता है। पेशेंट भी आता है डायलिसिस के लिए, साथ उसका एक जो है अटेंडेंट जो है वो भी आता है, 2 लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है। तो जब आप किसी को जब गुर्दा ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो वो बंदे के लिए बहुत बेहतर ये हो जाता है कि वो जो आदमी है वो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, यानी पेशेंट है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, अपना काम पे जा सकता है, कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो अब शादी कर सकता है, उसके बच्चे होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यकीनी तौर पर आपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो है वो गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत ही बेहतरीन मालूमात जो है उसको सुना, और इसको हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को के ज़रिए जो है वो इस प्रोग्राम को आप दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह।